2006 की न्यू ईयर बहुत ही बिजी होने वाला था ब्रायन हार्वे, उनकी पत्नी कैथरीन हार्वे और उनकी दो बेटियां स्टेला और रूबी के लिए, क्योंकि वो लोग एक बारबेक्यू पार्टी होस्ट करने वाले हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। तो वो लोग सुबह से ही उसके प्रिपरेशन में लग जाते हैं। 49 वर्षीय ब्रायन एक लोकल सेलिब्रिटी था जो 80 के दशक में म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया था बतौर सिंगर और सॉन्ग राइटर के तौर पे। ब्रायन इस न्यू ईयर पार्टी में आज परफॉर्म करने वाला था, लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और चलिए आज का केस मिल कैनविल करते हैं। 39 वर्षीय कैथरीन अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल थी। वह एक बहुत ही पॉपुलर टॉय स्टोर की को-ऑनर थी, लेकिन कैथरीन अंदर से एक आर्टिस्ट भी थी। वो कभी मौका नहीं छोड़ती थी अपना टैलेंट दिखाने में। रविवार की उस मनु सुबह में ब्रायन अखबार लेने के लिए वर्जीनिया के रिचमोंड के ट्रेंडी वुडलैंड हाइट्स इलाके में स्थित अपने घर से बाहर निकले थे। जैसे ही उसने पहले पन्ने पर गौर किया, वह बिना ध्यान दिए, बिना दरवाज़ा बंद किए वापस अंदर चला गया। क्योंकि वो एक सुरक्षित पड़ोस में रहते थे, इसीलिए यह निरीक्षण आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता। हालांकि इस दिन अवसरवादी शिकारियों का एक जोड़ा पास में ही छुपा हुआ था। कैथरीन रसोई में मेहमानों के लिए कुकीज़ पका रही थी जो कुछ ही घंटे में आने वाले थे। तभी उसने लिविंग रूम में आवाज़ें सुनी। यह सोचकर कि कोई समय से पहले आ गया है, वह उनका स्वागत करने के लिए चली गई। वह भयभीत हो गई। परिचित चेहरे से मिलने के बजाय उसने खुद को दो पुरुष को घुरते हुए पाया जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद के भयानक पलों में ब्रायन, कैथरीन और छोटी रूबी को नीचे बेसमेंट के प्ले रूम में ले जाया गया। स्टेला, जिसने पिछली रात एक स्लम्बर पार्टी में बिताई थी, अभी तक घर आई नहीं थी। एक बार जब उनका परिवार छोटी सी जगह में कैद हो गया तो घुसपैठियों ने उन्हें बिजली के तारों और पैकिंग टेप से बांध दिया। वह घर में तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया में थे, तभी उन्होंने किसी को सामने का दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना। जो आदमी लीडर लग रहा था उसने कैथरीन को खोल दिया और उसने कहा कि जो कोई भी दरवाजे पे है उसे हटा दे। उसे जाने देने से पहले उसने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने मदद मांगी या भागने की कोशिश की तो वह उसकी बेटी और पति को मार डालेगा। क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि स्टेला को किसी भी समय छोड़ दिया जाएगा, घबराई हुई कैथरीन ने खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसा हुआ पाया। यदि उसने उत्तर दिया तो वह अपनी बेटी को उसी संकट में डाल रही होगी जिसका सामना परिवार के बाकी लोग कर रहे हैं। यदि वह लगातार दस्तक को नज़रअंदाज करती तो उसे उन पुरुषों का गुस्सा झेलने का जोखिम उठाना पड़ता जिनका स्पष्ट तौर पर दबदबा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि कोऑपरेट करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और जब वह तहखाने में लौटी तो कैथरीन ने देखा कि घबराई हुई स्टेला अब परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बंधी हुई थी। एक बार जब सभी को सुरक्षित रूप में नियंत्रित कर लिया गया तो सारी स्थिति खुल गई। बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने वाला व्यक्ति ने एक चाकू निकाला जो उसने हार्वे की रसोई से लिया था और छोटी लड़कियों सहित उनका गला काटना शुरू कर दिया। जबकि दूसरा आरोपी एक पंजे वाला हथौड़ा उठाया और उसने सिर पर ताबड़तोड़ वार किया जब तक उन्होंने हिलना बंद नहीं कर दिया। कैथरीन हार्वे की उंगली से शादी की अंगूठी निकालने के बाद हत्यारों ने अपने करतूत को छुपाने के लिए कमरे में आग लगा दी थी। जैसे ही वे घर से भागे, उन्होंने एक डीवीडी प्लेयर और किचन स्लैब पर कुकीज़ देखा और पहले कुकीज़ खाया और फिर फरार हो गए। थोड़े समय बाद जॉनी हट जश्न मनाने के लिए पहुंचे। जब उसने सामने का दरवाज़ा खोला तो धुएं का गुब्बारा बाहर निकला। किसी चीज़ के जलने की तीखी दुर्गंध से परेशान होकर उसने तुरंत 911 पर फ़ोन किया। जब पहले पुलिस अंदर गए तो उन्हें सुलगते बेसमेंट में 4 शव मिले जो पूरी तरह से अभी नहीं जली थी। कहा जाता है कि जिन पुलिस अधिकारियों और पैरामेडिक्स ने मानव जाति का सबसे बुरा हाल देखा था, उन्हें ये भयानक दृश्य इतना परेशान करने वाला लगा कि कुछ लोग खुलेआम रो पड़े। यह ज्ञान कि माता पिता को अपने बच्चों के कत्लेआम होते देखने के लिए मजबूर किया गया था, उनके सहन करने के लिए बहुत अधिक था। उनके पोस्टमार्टम से पता चला कि ब्रायन और कैथरीन की मृत्यु सर पे ब्लंट इंजरी के कारण हुई थी। स्टेला ने ब्लंट इंजरी और धुएं के सांस लेने से अपना दम तोड़ दिया था। इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि भयानक चोटों के बावजूद आग लगने के समय वह जीवित थी। 4 साल की रूबी की गर्दन और पीठ पर चाकू लगने से मौत हो गई थी। हालांकि हत्याओं की जांच तुरंत शुरू कर दी गई, लेकिन सबूत बहुत कम थे। यह जानते हुए कि अपराधियों को बात करना पसंद है, पुलिस मदद मांगने के लिए जनता के पास पहुंचे। कुछ दिन बाद उन्हें वह अवकाश मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश थी। 6 जनवरी को लोटाया पॉली नाम की एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया और उसने अपने दोस्त एस्ले की वेलफेयर जांच कराने के लिए कहा। उसने बताया कि वह चिंतित है क्योंकि लड़की के प्रेमी और उसके चाचा ने ही हार्वे परिवार को मार डाला था।
फिर उसने यह बम फोड़ा कि उन्होंने उसे घर पे अपने अपराधों के सबूत छिपा रखे हैं। पुरुषों का नाम रे डेंड्रिज और रिकी ग्रे था। लटोया पॉली की कहानी की पुष्टि करने के बाद अधिकारियों ने उस घर का दौरा किया जहां 21 वर्षीय एस्ले अपनी मां मैरी वक्सरविलो और सौतेले पिता पर्सिल टस्कर के साथ रहती थी। आवास में प्रवेश करने पर उन्हें पता चला कि तीनों की कत्ल हो चुकी थी, जैसे हार्वेस्ट फैमिली की तरह, डक टेप से बंधे हुए, जिसे उनके सर के चारों ओर भी लपेटा गया था। मैरी और पर्सिल के गर्दन पर गहरे घाव थे। पर्सिल के गले में एक जुराब भी डाला गया था। पाया गया कि एस्ले का प्लास्टिक बैग में दम घोटा गया था। यह संदेह करते हुए कि पुलिस एक थ्रिल किलर की एक जोड़ी के साथ डील कर रहे थे, पूरे क्षेत्र की पुलिस एजेंसी ने उनके दोबारा हमला करने से पहले उन्हें ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। अपने होम स्टेट पेंसिल्वेनिया में उसकी गतिविधियों का पता लगाने के बाद ग्रे और डेंड्रिज को 7 जनवरी को फिलाडेल्फिया में पकड़ लिया गया। अपनी पूछताछ के दौरान 29 वर्षीय डेंड्रिज ने दावा किया था कि हत्याओं का विचार उसके चाचा का था। उसने बस वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जब इन गंभीर आरोपों का सामना किया गया तो ग्रे, जो 29 वर्ष का था, उसने आसानी से हार्वे की हत्या करने और एस्ले और उसके माता पिता की सहायता करने की बात कबूल कर ली थी। हालांकि ये कन्फेशन किसी का भी सर घुमाने के लिए काफ़ी था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो अभी शुरुआत ही कर रहे थे। अपनी मर्जी से ग्रे ने यह भी स्वीकार किया कि उसने 2005 में अपनी पत्नी ट्रेवा को पीट कर मार डाला था। चौंकाने वाली बात यह है कि भले उसका क्रूर शरीर एक उथली कब्र में दफन पाया गया, लेकिन अधिकारियों ने किसी तरह की साजिश से इनकार किया था। उसका पति, जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए जाना जाता था, उसकी मौत का संदिग्ध नहीं था। ग्रे ने 26 वर्षीय रायन कैरी पर उस समय हमला करने की बात भी कबूल की जब वह न्यू ईयर ईव पर अपने माता पिता का घर छोड़ रहा था, जाहिर तौर पे बस मनोरंजन के लिए। उसने और कैरी ने डेंड्रिज पर छलांग लगा दी थी क्योंकि वह अपनी कार की ओर जा रहा था और उस पर बार बार चाकू से वार किया और बुरी तरह से मारपीट की। जब हत्याओं का विवरण देने के लिए कहा गया तो ग्रे बिना किसी सोच या भावना के संकेत से हार्वे और उसके बच्चों का गला काटने का वर्णन किया था। जहां तक वस्करविलो का सवाल है, उन्होंने दावा किया है कि पूरी चीज़ एक प्लान थी जो हाथ से निकल गई। उनके अनुसार एस्ले उस समय तक एक इच्छुक भागीदार थे। जब वह हार्वे परिवार को मार रहे थे तब वह कार में बैठी थी और निगरानी करने वालों के रूप में काम कर रही थी। कुछ कैश की आवश्यकता के कारण तीनों ने एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर पर्सिल को लूटने का योजना बनाई थी, जो कि एस्ले के स्टेप फादर थे, जो घर में बड़ी रकम रखने के लिए जाना जाता था। वह उसे लूटने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि एस्ले का मानना था कि उसकी मां और सौतेले पिता सहयोग करने के लिए नहीं मानेंगे और इन सब में एस्ले एक विक्टिम का रोल प्ले करने वाली थी। जब ग्रे और डेंड्रिज को टस्कर परिवार एक साथ दिखे तो उन्होंने आगे बढ़ने और एस्ले सहित सभी को मारने का फैसला किया। एक तीसरा पहिया, जो लंबे समय से उनके स्वागत से थक गया था, वे इस बात पर सहमत हुए कि उनके समूह को समीकरण से हटाने का समय आ गया है। जब उसका शव मिला तो अधिकारियों ने देखा कि उसे कैथरीन हार्वे की अनोखी शादी की अंगूठी पहनी हुई थी। 9 फरवरी 2006 को रिकी ग्रे पर 5 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया। एक अन्य कार्रवाई में रे डेंड्रिज को बस्करविलो टस्कर हत्या में उनकी भूमिका के लिए हत्या के 3 मामले में दोषी ठहराया गया था। अपनी पिछली कन्फेशन के विपरीत दोनों व्यक्तियों ने दोषी न होने का दलील दिया। 6 महीने की सुनवाई के बाद जूरी ने ग्रे को सभी मामलों में दोषी घोषित कर दिया। ब्रायन और कैथरीन हार्वे की हत्या के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। स्टेला और रूबी की जान लेने की सज़ा के रूप में अदालत ने निर्धारित किया कि मौत से कम कुछ पर्याप्त नहीं होगा। रिकी ग्रे की कानूनी टीम ने अगले 9 वर्षों में कई अपीलें दायर की, जिनमें से अधिकांश इस तर्क पर आधारित थे कि उनके क्लाइंट को अपमानजनक बचपन के परिणाम स्वरूप कम क्षमता का सामना करना पड़ा। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। 18 जनवरी 2017 को उनकी सभी अपीलें समाप्त हो गई। ग्रे को लीथल इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया। दोस्तों, ये थी आज की केस। अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए हमारे एक नई पॉडकास्ट की। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद।